गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। और पीछे की जो कक्षा थी उसमें हमने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक जो विकास था उसका अध्ययन किया था, यानी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास कंप्लीट कर लिया था। आर्थिक वृद्धि और विकास को लेकर जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो ज्यादा परिभाषाओं को लेकर ही है, यानी परिभाषा ही पूछी जाती है, इसके अंदर और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। कुल मिलाकर मैंने पहले भी आपको कहा था, ये जो पार्ट है ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसमें जो कितने नंबर का आएगा परीक्षा में, तो ये 3 नंबर का ही आएगा और इसमें एक एक नंबर के 3 ही प्रश्न आएंगे। तो इसको हम निबंधात्मक प्रश्न या लघुत्रात्मक प्रश्न न करके जितने भी इसके अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे प्रश्नों का ही हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम आज का जो अपना विषय है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है सतत विकास, धारणीय विकास या फिर पोषणीय विकास। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है ये। सबसे पहले बात करते हैं सतत विकास। इस सतत विकास को ही क्या कहते हैं? पोषणीय विकास। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी का जो अन्य नाम है वो क्या है? धारणीय विकास। इसी को हम कहते हैं धारणीय विकास। ये तीनों ही एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। सतत विकास कह दे या फिर पोषणीय विकास कह दे या फिर धारणीय विकास कह दे, तीनों का मतलब एक ही निकलता है। अब हम चलते हैं कि ये सतत विकास है क्या आखिर। तो देखिए ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। 1992 में सबसे पहले 5 जून 1992 को पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वहां पर। और इस पहले पृथ्वी सम्मेलन में कम से कम 100 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया। और ये हुआ क्यों था पृथ्वी सम्मेलन? कि जो बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसका निराकरण करने के लिए, उसकी समस्याओं को हल करने के लिए 5 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसी पृथ्वी सम्मेलन में एक परिभाषा दी गई थी या एक धारणा बनाई गई थी। वो धारणा कौन सी है? वो धारणा है सतत विकास की। अब ये सतत विकास की क्या धारणा थी वो, यानी आपका जो 5 जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये तो खाली समझाने के लिए है, कह सकते हैं अपन लोग कि ये किस तरह से निकली ये सतत विकास की परिभाषा, वो आएगा नहीं आपके परिभाषा आएगी सतत या धारणीय विकास की। तो देखिए सतत विकास क्या है? सिंपल सी परिभाषा है कि विकास हो। सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास किया जाए, विकास हो, परंतु ये विकास किस तरह से हो ये महत्वपूर्ण है। तो विकास किया जाए, परंतु विकास करने के लिए जो हमारे पास पर्यावरण संसाधन मौजूद है उन पर्यावरण संसाधनों को नुकसान न पहुंचाया जाए, साथ ही आने वाली जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है वो भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके, इस बात का ध्यान रखा जाए। यानी कुल मिलाकर जो सतत विकास है वो ये कहता है कि विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, परंतु किस प्रकार बढ़ाया जाए, यानी विकास किस प्रकार आगे किया जाए, जारी रखा जाए। तो हमारे पास जितने भी संसाधन मौजूद है उनका दुरुपयोग न किया जाए और इस तरह से उनको नियोजित किया जाए, उनका उपयोग किया जाए कि आने वाली पीढ़ी जो है वो भी उनका उपयोग कर सके। तो देखिए सतत विकास की परिभाषा वैसे अपने शब्दों में भी लिखी जा सकती है, परंतु अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो देखिए सतत विकास वह है, सतत विकास वह है जो भावी पीढ़ियों की, जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं, जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की, संतुष्ट करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं
को पूरा करता है, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब देखिए ये परिभाषा है, इस परिभाषा को हम समझते हैं, हमें सतत या धारणीय विकास समझ में आ जाएगा। कोई भी परिभाषा होती है उसे डबल इन्वर्टेड कोमा में यानी अवतरण चिन्ह होता है, इसमें बंद करनी चाहिए। किसी का अगर कोई कथन है वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आता है, परिभाषा हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कि सतत विकास वह है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखे और समझौता किए बिना, यानी पर्यावरण के साथ किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास संसाधन के रूप में क्या है, वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं। अब हम क्या करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति इन सभी पेड़ पौधों को काट लेता है तो इसने क्या किया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। पहली बात, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया क्योंकि सारे पेड़ काट लिए तो पर्यावरण की तो हानि होगी इससे। दूसरी बात, आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए उन्होंने संसाधन छोड़े ही नहीं, वो क्या उपयोग करेंगे अगर इसी तरह से काटते रहेंगे तो। और साथ ही क्या किया, इसने सतत विकास की प्रक्रिया में बाधा डाल दी। बात ये ऐसी है। और दूसरा हम देखते हैं कि अपने पास मान लो कुछ पौधे हैं, हमने क्या किया, इन पौधों का उपयोग किया, यानी कच्ची लकड़ी के रूप में या अन्य प्रकार से हमने इसका उपयोग कर लिया। अब हमने क्या किया, जैसे ये 6 है तो इनको काटने की यानी इनको उपयोग में लेने की बजाय बाद में हम लोगों ने क्या किया, इनके स्थान पर इनसे अधिक पौधे लगा दिए, यानी इनसे ज्यादा पौधे लगा दिए। तो हमने क्या किया, एक तो हमने सतत विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया, दूसरा हमने पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने दिया, और तीसरी बात, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमने क्या कर लिया, संसाधनों को बचा लिया। बस यही सतत पोषणीय विकास है कि विकास की प्रक्रिया आगे बढ़े परंतु पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो, और भविष्य की जो आने वाली जो पीढ़ी है ना, भावी पीढ़ियां, वो भी उनकी आवश्यकता जो है उनसे संतुष्ट हो, उन संसाधन वो भी उनको प्राप्त हो जाए। तो आगे आने वाली पीढ़ी इनका उपयोग करेगी, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा क्योंकि अन्य पौधे तैयार हो जाएंगे, और सतत विकास की प्रक्रिया इससे क्या हो जाएगी, निरंतर जारी रहेगी। तो बहुत सिंपल है, ये परिभाषा ही आपको क्या करनी है, अपनी नोटबुक में लिखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना समावेशी विकास। ये इसमें जो आर्थिक अवधारणाएं हैं पार्ट 14 में, इसमें खाली परिभाषाओं पर ज्यादा जोर है, हालांकि ऐसी बात नहीं कह सकते हम, पार्ट 14 है ये, परिभाषाओं पर ज्यादा जोर है इसमें, परंतु इनके बीच के भी कई प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना है। अब अगला जो अपना बिंदु रहेगा वो है समावेशी विकास। अब देखिए समावेशी विकास क्या है। समावेशी विकास, नाम से ही विकास का मतलब विकास है। समावेशी विकास का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है कि हर जो व्यक्ति है समाज का, हर आयु वर्ग का, हर श्रेणी का, हर जाति का, गरीब हो या अमीर, सबका विकास हो। कुल मिलाकर अगर सरल शब्दों में समावेशी विकास को हम समझे तो समावेशी विकास ये कहता है कि समाज के हर वर्ग का विकास होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो देखिए समावेशी विकास की परिभाषा आपको मैं बता रही हूं यहाँ पर। समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है, समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए, सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए, अनेक लोग, बस ये हम कह सकते हैं, ये समावेशी विकास की अगर छोटी सी सिंपल शब्दों में हम परिभाषा देखते हैं तो समावेशी विकास की परिभाषा यही आती है कि समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए। कभी कभी क्या होता है
कि जो लाभ होता है वो गरीब तबकों के लोगों को, गरीब जो जाति है, समुदाय है, उनको नहीं मिलता है। तो सरकार का ये उद्देश्य होता है कि लाभ हो, समाज का कल्याण हो और उसमें हर तबका शामिल हो, और मूल रूप से वो तबका शामिल हो, वो समूह शामिल हो जो गरीबों, निर्धनता रेखा की गिनती में जिनको शामिल किया जाता है। परंतु क्या होता है कि अनेक लोग लिंग, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव, गरीबी और शारीरिक असमर्थता के कारण इन लाभों से वंचित रह जाते हैं, और समाज का जो समावेशी विकास है वो वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा पर जोड़ने में बल देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो समावेशी विकास है उसका उद्देश्य क्या है। समावेशी विकास समाज की मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा से वंचित वर्ग को, समाज की मुख्य धारा से वंचित वर्ग को ये क्या करता है, समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर बल देता है। मुख्य धारा में शामिल करने पर बल देता है। कुल मिलाकर कि जो गरीब तबका है, उपेक्षित वर्ग है, कई बार क्या होता है गरीबी के कारण, शरीर की किसी कमजोरी के कारण, लिंग के कारण भी कई लोग जो समाज के लाभ है उनसे वंचित रहते हैं। तो समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य है कि वो वर्ग जो उपेक्षित है, जिसे समाज की मुख्य धारा से बाहर किया गया है या दरकिनार रख दिया गया, जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, गरीब लोग हैं, जिनको क्या करते हैं समाज वाले अपने में शामिल नहीं करते, या फिर कोई इस तरह के समाज की जो भेदभाव है कि नीची जाति के लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाना पसंद नहीं करते। तो समावेशी विकास का उद्देश्य ही उन लोगों के लिए है कि जो पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसे समाज से जोड़ा जाए, समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो ये है समावेशी विकास। परिभाषा पूछी जाएगी समावेशी विकास की, या फिर समावेशी विकास का एक उद्देश्य पूछा जा सकता है कि समावेशी विकास से का एक उद्देश्य बताओ। तो उद्देश्य तो आपको करना है ये, और ये डेफिनेशन आपको करनी है 1 नंबर के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मानव विकास। इसमें अलग अलग बिंदु दिए हुए हैं, ज्यादा डीपली इसमें नहीं गया है, मतलब बिंदुओं के माध्यम से आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों पर बल दिया गया है। अब हम देखते हैं कि मानव विकास क्या है, और मानव विकास की ये जो धारणा है वो कब अस्तित्व में आई, किसके नेतृत्व में आई, और इसके आयाम क्या है। तो देखिए, मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास की अवधारणा यानी मानव विकास क्या है और ये कब मुखरित हुआ, कब अस्तित्व में आया। मानव विकास का मतलब मनुष्य का विकास है, और ये कब अस्तित्व में आया, और मनुष्य के विकास का आधार क्या है, इसका आयाम क्या है, यानी किसको हम मनुष्य का विकास मानेंगे, कौन से स्तरों को मानेंगे, कौन से आयामों को मानेंगे। तो मानव विकास की अवधारणा 1990 में मानव विकास सूचकांक से मुखरित हुई। मुखरित का मतलब होता है अस्तित्व में आई। अब देखिए, ये 1 नंबर का प्रश्न आएगा, प्रश्न क्या पूछा जाएगा उसी पर हम फोकस करते हैं कि मानव विकास की अवधारणा कब मुखरित हुई या अस्तित्व में आई। तो हमें सिर्फ ये डेट लिखनी होगी कि मानव विकास की अवधारणा 1990 में अस्तित्व में आई। और सबसे पहले जो मानव विकास की जो अवधारणा थी, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 3 व्यापक आयामों यानी महबूब उल हक के नेतृत्व में, अगला जो पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ वो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि महबूब उल हक, ये नाम ध्यान रखना है, हक के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम में सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम निर्धारित किए गए। मानव विकास के 3 आयाम तीन आयाम निर्धारित हुए। अब देखिए इस पॉइंट को समझा रही हूं मैं आपको। ये वाला तो क्लियर हो गया। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि मानव विकास की अवधारणा कब मुखरित हुई, तो 1990 आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न आता है किसके नेतृत्व में हुई। दूसरा प्रश्न इसी लाइन को लेकर बन रहा है कि जो मानव विकास की अवधारणा मुखरित हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये नाम है यहाँ पर महबूब उल हक। महबूब उल हक के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में जो सभी देशों के लिए मानव विकास को आगे बढ़ाता है, इसमें मानव विकास के 3 आयाम का मतलब होता है कारक, इसको हम कह सकते हैं बिंदु, इसको हम कह सकते हैं चरण। यानी महबूब उल हक के नेतृत्व में जो मानव विकास तैयार किया गया उसमें 3 आयाम रखे गए। यानी आयाम का मतलब क्या होता है, 3 चरण। यानी कौन से ऐसे 3 चरण है, कौन सी 3 ऐसी बातें हैं जिनमें हम मानव विकास को स्पष्टीकरण कर सकते हैं, उसे स्पष्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव विकास कितना हुआ है, या कौन से देश का मानव विकास ज्यादा है, कौन से ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कौन से देश में ज्यादा है, कौन से देश में कम है। इसके लिए अपने पास कितने कारक माने, 3 कारक माने। यानी ऐसा देश जिनमें ये तीनों कारक आपस में संतुलित है, उस देश का मानव विकास ज्यादा है। और अगर इन 3 कारकों में कोई भी एक कारक असंतुलित है तो वहां का मानव विकास कम है। तो देखिए अब हमें इन 3 बिंदुओं को देखना पड़ेगा कि वो कौन से बिंदु है जो मानव विकास के आयाम को प्रदर्शित करता है। तो देखिए बहुत सिंपल है। पहला इसमें आता है शिक्षा, दूसरा इसमें आता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को हम ये कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा, और तीसरा हम इसको मानेंगे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, ये 3 वो आयाम है जो मानव विकास को दर्शाते हैं। जिस देश में शिक्षा का स्तर ज्यादा होगा, जहां जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है, जीवन जीने की आशा। तो भारत में जो जीवन प्रत्याशा वो 68 वर्ष है। और साथ ही साथ क्या, प्रति व्यक्ति आय, जहां पर ये तीनों ही विकसित है, संतुलित है, वहां मानव विकास अधिक होगा। जहां इन 3 आयाम में किसी प्रकार का असंतुलन होगा वहां मानव विकास कम होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो भारत का लेते हैं हम राज्यों का, जैसे केरल का ले लेते हैं, एक हम पंजाब का लेते हैं। देखिए किस तरह से असंतुलन की स्थिति को दर्शाएगा। अगर हम इनमें शिक्षा की बात करते हैं तो ये तो 100% आ रहा है, लेकिन ये 60% ही आ रहा है। तो शिक्षा का तो हो गया संतुलित। अब इसमें हम बात करते हैं स्वास्थ्य का। दूसरा हम लोगों ने स्वास्थ्य का लिया। स्वास्थ्य का केरल में 70% आ रहा है और पंजाब में ये 100% आ रहा है। ठीक है, फिर हमने लिया प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय ली हमने, तो प्रति व्यक्ति का इसमें 90% है और इसमें भी 90% है। तो देखिए ये 3 आयाम है, 1, 2 और 3 आयाम अपने पास है। तीनों भी आयामों में केरल और पंजाब 2 राज्य लिए हैं मैंने देशों की अपेक्षा। इनमें क्या है, असंतुलन की स्थिति दर्शाई हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों ही राज्य जो है वो मानव विकास के इन तीनों आयामों की पूर्ति नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो ये मानव विकास में अपना सर्वोच्च स्थान नहीं रखेंगे। तो इसी तरह से देशों का निकाला जाता है कि कौन से देश में ये तीनों उच्च स्तर पर है, कौन से देश में एक उच्च स्तर पर है लेकिन 2 निम्न स्तर है, तो मानव विकास की गिनती में आएगा ही नहीं। इन तीनों का ही संतुलन आवश्यक है। ये क्या कहलाता है, मानव विकास।
तरह से आपको जो परिभाषा है वो एक तो किसकी लिखनी थी, सतत पोषणीय विकास की, एक समावेशी विकास की, और एक मानव विकास कब अस्तित्व में आया, किसके नेतृत्व में आया, और इसके आयाम कौन कौन से है। तो इन तीनों आयामों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे की कक्षा में हम इसको जारी रखेंगे। थैंक यू।